तो जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से लेके आज तक सिक्योरिटी रिसर्चर्स का काम मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मुझे बहुत पसंद है जब वो लोग एक वनरेबिलिटी ढूंढते हैं, उस वनरेबिलिटी को एक सीवी नंबर दिया जाता है और जब वो सीवी मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके बाद हर जगह हल्ला मच जाता है कि भाई सीवी आया, जल्दी से उस वनरेबिलिटी को पैच कर लो अगर आपके सिस्टम के अंदर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Log4j के साथ आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कोई लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन का बग आता है तब हम देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो काम। तो ये जो मेरा सपना था ना एक सीवी लेने का, ये फाइनली पूरा हो गया है 27 मई को। तो मुझे अपना पहला सीवीई मिला, सीवी 2023 23956। ठीक है, अब ये जो पूरा वीडियो है ना, ये उसी के ऊपर बना है कि कैसे मैंने सीवी को ढूंढा, कैसे मैंने इस वनरेबिलिटी को ढूंढा, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करा। ये पूरा वीडियो उसी को कवर करता है टेक्निकली, तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। सेम मैंने वेबसाइट बनाने की कोशिश करी, जैसी वेबसाइट मैंने टारगेट करी थी, ठीक है, वैसे ही सेम एक वेबसाइट बना के सेम सिनेरियो के साथ आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने ढूंढा और कैसे उसको एक्सप्लॉइट करा। तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा वनरेबिलिटीज ढूंढते कैसे हैं, एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं ना, सीवी कैसे अपना ले सकते हैं। सीवी रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर कर लिया, आपको जाके देख सकते हो रजिस्टर कैसे कर सकते हैं एक वनरेबिलिटी ढूंढने के बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, और लोग जैसे शो ऑफ करते हैं, मैं शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इस उम्र में ये अचीव कर लिया, मैंने सीवी ढूंढ लिया इस उम्र में, मैं बिलीव नहीं करता। और मैं आप लोगों को बताने का भी नहीं कि मेरी एज 20 और मैंने 20 के अंदर एक सीवी ढूंढ लिया। मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। तो मैं कभी बोलूँगा भी नहीं कि मेरी एज 20 और मैंने उसके अंदर एक सीवी ढूंढ लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं कि सीवी के अंदर है क्या, मैंने कौन सी वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी और कैसे करी। किसी भी वनरेबिलिटी को समझने से पहले आपको उसके टारगेट को समझना पड़ता है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली वनरेबिलिटीज जंप करने से पहले ये समझेंगे कि हमारा टारगेट है कौन और वो करता क्या है। तब आपको समझ आएगा कि हमने क्या वनरेबिलिटी ढूंढी है उस टारगेट के ऊपर। तो हमारा टारगेट है साइट माइंडर वेब एजेंट। अब मुझे पूरा बिलीव है किसी को नहीं पता होगा साइट माइंडर वेब एजेंट है क्या, और मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने वनरेबिलिटी नहीं ढूंढी थी इसके ऊपर, मुझे भी नहीं पता था ये करता क्या। तो साइट माइंडर वेब एजेंट एक एसएसओ सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एसएसओ सर्विस क्या हुई? सिंगल साइन ऑन सर्विसेज। सिंगल साइन ऑन सर्विस बहुत कॉमन है। अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आपने गूगल का यूज़ करा होगा, तो गूगल सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपने एक बार गूगल पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप गूगल की किसी भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाओ, गूगल ड्राइव पे जाओ, गूगल मीट पे जाओ, जीमेल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप उसी गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो गूगल आपको सिंगल साइन ऑन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या होता है? मैंने एक बार साइन ऑन कर लिया, मैंने एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लिया, तो मैं उसकी मदद से अब जितनी भी वो वेबसाइट्स उस पर्टिकुलर सिंगल साइन ऑन का यूज़ करती है, मैं वहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो एक बार मैंने गूगल पे लॉगिन कर लिया, अब मैं उसकी मदद से गूगल की जितनी भी सर्विसेज है उन सब पे लॉगिन कर पाऊँ। सिमिलरली अगर आप सोचोगे तो बड़े कंपनीज का अगर एग्जांपल लें, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, तो ये जो अपने इंटरनल टूल्स बनाती है, इंटरनल वेबसाइट्स बनाती है जो सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, अब इनके एम्प्लॉयज़ भी थाउजेंड्स में होते हैं, तो क्या सब एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग यूज़र क्रेडेंशियल्स बनाएगी? उसके बाद जितनी वेबसाइट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग बनेगा। एक के लिए, एक जने के लिए अगर मान लो इनके पास लेट से 100 वेबसाइट्स हैं, इंटरनल वेबसाइट्स गूगल की 100 वेबसाइट्स हैं, अलग अलग काम के लिए होती है, इंटरनल वेबसाइट बनाते रहते लोग। ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है, डेवऑप्स के लिए, किसी भी काम के लिए उनकी 100 इंटरनल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब क्या एक एम्प्लॉय के लिए वो 100 यूजर नेम क्रेडेंशियल्स देंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे? नहीं देंगे। वो क्या काम करेंगे? उन 100 की 100 वेबसाइट पे एक एसएसओ यूज कर लेगी, एसएसओ सर्विस लाइक साइट माइंडर वेब एजेंट। ये क्या काम करेगा? ये एक लॉगिन पेज प्रोवाइड करेगा उन 100 की 100 को, सबका लॉगिन पेज सेम होगा, और उनमें एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो ये अपने डेटाबेस में उसको फीड कर लेगा आपके यूजर नेम पासवर्ड को। अब आप 100 की 100 वेबसाइट में जब भी जाओगे आपको सेम लॉगिन पेज दिखेगा, वहां पे आप क्रेडेंशियल्स डालोगे तो ये उस अपने डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा कि क्या आपने रजिस्टर कर रखा है और आपको लॉगिन करने देगा। तो आपने एक बार रजिस्टर करा और उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे वहां पे इसकी मदद से लॉगिन कर सकते हो। तो ये शेयर्ड डेटाबेस को यूज कर रहा है। जैसे गूगल है, गूगल क्या काम कर रहा है? आपने एक बार गूगल पे अकाउंट बनाया, उसने एक डेटाबेस के अंदर क्रेडेंशियल्स रख दिए। अब आप चाहे यूट्यूब पे लॉगिन करो, चाहे जीमेल पे करो, वो क्या काम करेंगे? जीमेल पे जैसे ही लॉगिन करोगे वो गूगल के सर्वर पे जाएगा, उसके डेटाबेस में चेक करेगा आप एग्जिस्ट करते हो, आपको लॉगिन कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, साइट माइंडर वेब एजेंट आपको एक लॉगिन पेज देता है जिसकी मदद से आप बहुत सारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो एक ही लॉगिन पेज की मदद से। तो इसे हम कहते हैं सिंगल साइन ऑन सर्विसेज। क्लियर हो गया? आई होप सो अब आपको समझ आ गया हो। अब हमने वनरेबिलिटी क्या फाइंड करी? हमने फाइंड करी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वनरेबिलिटी, यानी कि XSS वनरेबिलिटी। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली में हम लोग है कहाँ पे। तो हम लोग हैं ब्रॉडकॉम के सिक्योरिटी एडवाइजरी पे।
सिक्योरिटी एडवाइजरी क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई वनरेबिलिटी निकलती है, मान लो एक कंपनी के प्रोडक्ट में एक वनरेबिलिटी निकली, तो कंपनी उसके लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी रिलीज करती है। यानी कि ये सिक्योरिटी एडवाइजरी क्या बुलाती है, ये एडवाइस होती है उन लोगों के लिए जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एडवाइस देती है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इसका ये पर्टिकुलर वर्जन यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर ये वनरेबिलिटी निकली है और इस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी एडवाइजरी है हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो ब्रॉडकॉम ने निकाली है। तो ये क्या बता रही है हम ये देखते हैं। इसकी सीवियरिटी है मीडियम, ना ये ज़्यादा हाई है ना लो है, ठीक है। एक CVSS स्कोर दिया हुआ है यहाँ पे 5.4 का, कब मिली थी ये दिया गया है, ठीक है। उसकी आईडी इंटरनल आईडी होगी, नोटिफिकेशन आईडी, उसका CVE दिया है, उसका स्टेटस क्लोज है, यानी कि ये क्लोज कर दी गई है, इसको देख लिया गया, रिप्रोड्यूसेबल है, इसके लिए पैच निकाल दिया गया, तो यहाँ पे क्लोज हो गई। समरी दी है कि इस पर्टिकुलर के अंदर यहाँ पे एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वनरेबिलिटी निकली है, इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकता है अटैकर, जैसे कि अनवांटेड स्क्रिप्ट्स को रन कर सकता है, जावास्क्रिप्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे ये बताया, उसके बाद कौन सा वर्जन अफेक्टेड है वो बताया गया है यहाँ पे, CVE वगैरह, और कैसे आप उसको पैच कर सकते हो यहाँ पे ये दिया गया, लिंक में आपको बताया गया कि इसको पढ़ के आप उसको पैच कर सकते हो वनरेबिलिटी को। सेम यहाँ पे भी उसकी डिटेल्स दी गई है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो सब। फिर दोबारा मिटिगेशन दी गई है कि कैसे उसको ठीक करा जा सकता है, और लास्टली एक्नॉलेजमेंट्स दिए गए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब जिस जने ने ढूंढा है उसको क्रेडिट देना। तो मैंने जैसे ढूंढा है तो मेरे को दिया गया कि भाई CVE इस जने ने ढूंढा है, ये इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, और रिवीजन कब ये पब्लिकली रिलीज हुआ था यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। समझ आ गया, ये होती है सिक्योरिटी एडवाइजरी। ये सब आपको पता होनी चाहिए, कॉमन टर्म्स है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, CVE, सिक्योरिटी एडवाइजरी, ये सब आपको कॉमन हो जाने चाहिए SSO कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलने। मुझे भी ये सब नहीं पता था, आपको लग रहा होगा नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कुछ टाइम तक। जब मैं कंपनी में गया तो मुझे पता चला भाई सब यही बातें कर रहे हैं, भाई इस SSO पे जाओ, ये सिक्योरिटी एडवाइजरी निकली है, इसको पढ़ो। तो तब मुझे पता चला कि इन चीज़ों पे ये लोग कितना फोकस करते हैं कॉर्पोरेट वाले। तो आपको सीखने को तब चीज़ें मिलती है टाइम के साथ। अब हम देखने चलते हैं कि ये वनरेबिलिटी मिली कैसे और इसको एक्सप्लॉइट कैसे करा मैंने, ठीक है। तो अब हम आए हैं SSO लॉगिन पेज पे, ठीक है। सिंगल साइन ऑन, ये एक लॉगिन पेज है, इसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और इस वेबसाइट का नाम है siteminder.local, जो कि मैंने खुद बनाई है फ्लास्क की मदद से, ठीक है। पाइथन फ्लास्क की मदद से, आप लोगों को नहीं मिलेगी, मैंने लोकली सर्वर पे अपने रन कर रखी है। अब यहाँ पे हमारे को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वनरेबिलिटी मिलती है मुझे इस पेज पे, तो मैं वो समझाता हूँ आप लोगों को मिली कैसे। तो सबसे पहले मैं पूरा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लूँगा कि सब मैंने करा, मैंने ढूंढ भी ली, मैंने एक्सप्लॉइट भी, ऐसा नहीं है। देखो बर्ब स्वीट का मैंने एक्टिव स्कैनर रन कर रखा था इस वेबसाइट पे। जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने बर्ब स्वीट रन कर रखा था, ठीक है। उसका एक्टिव स्कैनर होता है जो प्रो वर्जन में मिलता है, तो वो रन कर रखा है, बहुत बढ़िया होता है, काफ़ी कुछ निकाल के देता है। तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है इशू डिस्कवर्ड, जो उसको मिलता जा रहा है वो बता रहा है। तो वहाँ पे लिखा आता है इनपुट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द सोर्स कोड, ये लिखा था वहाँ, ये नहीं लिखा था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था इनपुट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द सोर्स कोड। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ, चाहे यहाँ पे या किसी पैरामीटर के अंदर, वो सोर्स कोड के अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखता है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 95% टाइम ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लाइंड एक्सेसेस भी होते हैं, वो अलग सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 95% में हमारे को तब एक्सेसेस मिलता है जब हमारा जो डेटा है जो हम डाल रहे हैं वो हमारे को वेब पेज पे किसी तरह डिस्प्ले हो रहा हो या सोर्स कोड में डिस्प्ले हो रहा हो। अगर मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, या तो वो जैसे सर्च नहीं करते हम किसी वेबसाइट में सर्च करते हैं तो लिखा आता है यूज सर्च फॉर दिस टर्म, और वो टर्म दिख रही है, तो वहाँ पे एक्सेसेस मिल सकता है, या फिर वो सोर्स कोड के अंदर दिख रहा हो। तो यहाँ पे हमारे को यही बताता है बर्ब स्वीट, आप जो यहाँ पे डाल रहे हो ना इनपुट, वो हमारे को सोर्स कोड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सेसेस हो सकता था और बर्ब स्वीट ने जरूर चेक भी करा होगा, बर्ब स्वीट एक्सेसेस बढ़िया से ढूंढ भी देता है, तो बर्ब स्वीट ने बहुत सारे एक्सेसेस के पेलोड्स रन करे होंगे लेकिन वो कर नहीं पाया। तो यहीं पे स्टार्ट होता है मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम। एक्टिव स्कैनर्स होते हैं ना जो, ये एक लिमिटेड तक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत डायनेमिक टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन क्या स्टैटिक पेलोड्स होते हैं उनको ट्राई कर रहे होते हैं। आपका दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होता है, नए नए पेलोड्स आपको अपने दिमाग से बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू द टारगेट। ये आपका मेन काम होता है मैनुअल पेन टेस्टिंग में। तो अब हमारे को वो चालू करना था यहाँ पे। तो मैं उसको डिटेल्स पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि गेट रिक्वेस्ट के अंदर एक लास्ट में टारगेट नाम का एक पैरामीटर है, उसकी जो वैल्यू है ये सोर्स कोड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे login.html, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, देखता हूँ login.html मुझे कहाँ दिख रहा है, ये चेक करते हैं। तो login.html एंटर मारते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखता है एक इनपुट फील्ड था जिसका टाइप था हिडन, उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब अगर आप एक्सेसेस के बारे में जानते हो तो हिडन फील्ड पे टेक्निकली एक्सेसेस करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी अलग वीडियो बनाऊंगा कि हिडन फील्ड पे क्या होता है एक्सेसेस का। लेकिन अब हम आते हैं, मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा 1/2, तो यहाँ पे एक और जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारे को मिलता है एक एंकर टैग। एक एंकर टैग में क्या होता है, चेंज पासवर्ड बटन, ये जो चेंज पासवर्ड बटन है ना, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो URL है, ये वाला जो पाथ है, ये इस पे जाएगा, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड वाली फाइल पे जाएगा,
लेकिन जो हम यहाँ पे टारगेट पैरामीटर पास कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसको पास हो रहा है, टारगेट इक्वल्स टू लॉगिन, जो हम जो भी लिख रहे हैं वो चेंज पासवर्ड वाले लिंक पे भी जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो आगे इसके जुड़ता चला जाएगा। तो ये सबसे सूटेबल सिचुएशन होती है किसके लिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो हमारे सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, मैं स्क्रिप्ट टैग डाल दूंगा, मेरा काम उससे हो जाएगा। स्क्रिप्ट टैग अगर हम डाल दें, है ना, तो यहाँ पे बहुत सिंपल था, मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए स्क्रिप्ट टैग डाल सकता हूँ, और ये जरूर उसने बर्ब सूट ने भी चेक करा होगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ये ओपन हो रखा है ना, एक डबल कोट, इसको बंद करना है, और ये जो एंकर टैग है इसको बंद करना है। तो हम यहाँ पे देंगे एक डबल कोट, और यहाँ पे इसको टैग को बंद करेंगे, और उसके बाद अपना स्क्रिप्ट टैग खोल देंगे, स्क्रिप्ट अलर्ट 1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ना, ऐसे हो जाना चाहिए। स्क्रिप्ट एंटर मारते हैं, और यहाँ पे आ गया बैड कैरेक्टर्स फाउंड। और जैसे ही आप ये पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। तो जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं DVWA बी वेब पे, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप उतरते हो ना, जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो ओरिजिनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तब आपको ओरिजिनल रियलिटी पता चलती है वेबसाइट्स की, कि 99.9% वेबसाइट्स आज के टाइम पे वॉफ का यूज़ कर रही है, या फिर वो कैरेक्टर्स को बैन कर देती है, या फिर वो HTML एनकोडिंग का यूज़ कर रही है। इतना सिंपल नहीं रह गया है। बहुत रेयर वेबसाइट मिलती है जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जो आप डाल रहे हो प्लेनली डायरेक्टली पास हो रहा है सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। अब हमारे सिनेरियो में भी यही था, बैड कैरेक्टर्स फाउंड इसने बोल दिया, यानी कि हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिमिटेड हों। तो इसी चक्कर में बर्बसूट को एक्सेस नहीं मिला, उसने ये सब ट्राई करा होगा लेकिन उससे बाईपास नहीं हो पाया, उसको दिख रहा होगा बैड कैरेक्टर्स फाउंड। तो अब हमारे को सबसे पहले ऐसे केस में क्या चेक करना होता है, सबसे पहले जब भी आप ऐसे फंसो ना, चाहे बग बाउंटी हो चाहे यहाँ केस में हो, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है, तब हम एक वैलिड पेलोड बना सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। तो अब मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बैंड है, ताकि मैं उनका यूज़ ना करूँ, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स यूज़ करके पेलोड क्रिएट करूँ। तो सबसे पहले तो सिंपल आते हैं हमारे, जो यहाँ पे ये वाला आता है ना, एक एक करके आपको पास करना है। जैसे ये देते हैं टारगेट इक्वल्स टू हमारा स्मॉलर देन का साइन, बैड कैरेक्टर फाउंड लिखा है यानी कि ये बैड कैरेक्टर है। ग्रेटर देन का साइन देके देखते हैं, बैड कैरेक्टर फाउंड। सिंगल कोट देके देखते हैं, बैड कैरेक्टर फाउंड। डबल कोट देके देखते हैं, और डबल कोट में नहीं लिखा है बैड कैरेक्टर, यानी कि डबल कोट जो है इंक्लूडेड है। अब ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है। मेरे वाले सीन में ये हुआ कि ये सब मैंने जैसे चेक करा, उसमें मैंने चेक करता हूँ तो डबल कोट अलाउड था। अब ये आप एक छोटी सी मिस्टेक मान सकते हो, क्योंकि जब जो लोग वॉफ का ये रूल्स बना रहे होते हैं ना कौन कौन से कैरेक्टर बैन करना, तो उनको यही लगता है कि यार डबल कोट से क्या ही हो जाएगा, डबल कोट वो इतना सीरियस नहीं लेते। और उसने यही गलती करी, जो भी इसका डेवलपर था जिसने ये रूल्स बनाए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बैन करने, उसने डबल कोट को बैन नहीं करा, और डबल कोट की वजह से यहाँ पे उसको एक्सेस लग गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हम डबल कोट से एक्सेस लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, वापस से यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, हेलो लिख देते हैं, और हम देखते हैं हमारे सोर्स कोड में कैसा दिख रहा है। हेलो सर्च करते हैं, यहाँ पे हेलो आया, और यहाँ पे तो मेरे को कुछ ऐसा डालना है, ठीक है। अब आप ये सोचो, देखो अब आप पे डबल कोट है, तो आप ये तो भूल जाओ कि आप इस एंकर टैग से बाहर नहीं जा सकते, आपको एंकर टैग में ही रहना है, इस टैग के अंदर ही कुछ ऐसा लिखना है जिससे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, ये तो पक्का है। तो अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो इस टारगेट के बाहर आना है, टारगेट इक्वल्स टू इसके बाहर आके फिर आप अपने एट्रीब्यूट्स इंजेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, एडिट HTML करते हैं। अब आप ये तो भूल जाओ कि आप यहाँ पे टैग को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे ये सिंबल अलाउड नहीं है। तो अब आप जो भी डालोगे यहाँ आएगा इनपुट के अंदर। तो अब आपको कुछ ऐसा डालना है कि यहाँ पे आप ना कुछ नए एट्रीब्यूट, जैसे कोई भी जिससे आप जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाओ, ऐसे कुछ लिख पाओ, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पाओ, जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख दो इक्वल्स टू अभी के लिए समझाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पाओ, आपको कुछ ऐसा पेलोड बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टारगेट इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं लेट से इसको बंद करते हैं, टारगेट को ब्लैंक छोड़ देते हैं, एक सिंगल देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, आप जो भी लिखोगे ना इनपुट में, उसके एंड में एक डबल कोट जुड़ेगा, एक सिंगल डबल कोट। तो आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, उसके एंड में एक डबल कोट जुड़ेगा। तो टारगेट इक्वल्स टू मैं सबसे पहले दूंगा एक यहाँ पे सिंगल डबल कोट, ये दे दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग के अंदर, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब भी कोई इस बटन को क्लिक करेगा। तो जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करेगा तो इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ दे देते हैं अलर्ट 1, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा, जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक ये वाला जो एट्रीब्यूट है एक्टिव होगा, और इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी भी लास्ट में हमारे पास एक डबल कोट बच रहा है, जिसको हमारे को यहाँ पे कुछ सेटल करना है। हमेशा जो डबल कोट्स हैं वो पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑटो फोकस, ठीक है, ऑटो फोकस इक्वल्स टू, और एक सिंगल डबल कोट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे देंगे। तो ये जो लास्ट वाला डबल कोट था ना, ये बराबर हो जाएगा। हम खाली एक डबल कोट देंगे और एक लास्ट में अपने आप आएगा, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। तो हम ये पेलोड देने वाले हैं। तो इसको कॉपी करते हैं पूरे को यहाँ तक का,
इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ एक लास्ट में एक डबल कोट देना और स्टार्टिंग में भी एक देना ताकि वो इक्वल आउट हो जाएंगे। अब वापस चलते हैं, टारगेट में इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंटर मारते हैं एंड अब आप देखो कुछ नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट डालता ऑन क्लिक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। बूम, हो गया कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे हमारा काम कर गया। अब आपको दिखाऊं अगर मैं HTML में कैसा दिख रहा है, ठीक है, अगर ये है अभी भी लगा हुआ होगा ना, हाँ ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम सर्च करते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक को सर्च करते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है। तो एक और बार एंटर मारते हैं यहाँ पे। अब देखो एंकर टैग हमारा कैसा दिख रहा है। एंकर टैग हमने यहाँ पे एक सिंगल कोट दिया था ना, ये सिंगल कोट हमने दिया था HREF को बंद करने के लिए। HREF बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट देते हैं alert1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देते हैं, ऑटो फोकस इक्वल्स टू, अब हमने सिर्फ एक डाला, देखो सिंगल, लास्ट में अपने आप एक आ गया, जो सोर्स कोड में आ रहा होगा ऑटोमेटिकली डल रहा होगा लास्ट में, तो वो अपने आप आ गया और हमारा सब कुछ इवन आउट हो गया। अब ये जो है ना, जो अभी आपने एक्सेस ढूंढा, इसकी सीवियरिटी काफ़ी लो है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र की इंट्रैक्शन लग रही है। यूज़र जब तक चेंज पासवर्ड पे क्लिक नहीं करेगा तब तक आपका एक्सेस अलर्ट पॉपअप नहीं आएगा ना। तो इसकी वजह से ना जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, काफ़ी कम हो रहा है बल्कि, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है इसको इन्फॉर्मेशनल बग में डाल दे, लो में डाल दे, तो मज़ा नहीं आएगा, मीडियम नहीं रहेगा ये। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे को कुछ ऐसा लिखना है एट्रीब्यूट जिससे हमारे को ये पेज खोलते ही हमारा पॉपअप आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको ऑन क्लिक को बदलेंगे और इसकी जगह आप कुछ और दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, ऑन माउस ओवर आता है एक, जिसमें अगर इसके आसपास कोई माउस घुमाएगा तो अलर्ट पॉपअप आ जाएगा। या फिर हम दे सकते हैं ऑन फोकस, ठीक है। ऑन फोकस देने से क्या होगा, ऑन फोकस का मतलब होता है कि जैसे ये बटन फोकस में आएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये पॉपअप आ जाएगा। अब नॉर्मल वेबसाइट में जैसे ही आप वेबसाइट को लोड करते हो तो ये फोकस में आ जाता है, लेकिन कुछ वेबसाइट में ऐसा कोड करा जाता है कि जब तक माउस उसके ऊपर नहीं आएगा तब तक इस पर फोकस नहीं आएगा। तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोड करा गया है कि जब हम इस बटन पर ले जाएंगे और फोकस तभी आएगा इस बटन के ऊपर, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तभी ये तभी करेगा जब माउस इस पर ले जाएंगे तब अलर्ट आएगा। पर अगर नॉर्मल वेबसाइट में ऐसा बोला नहीं गया है कि भाई फोकस कब लाना है, तो आप जैसे ही मैं इस पर एंटर मारूंगा एंड बूम, अब मेरे को क्लिक करने की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ रही। अब आपने इसकी इम्पैक्ट बढ़ा दिया, सीवियरिटी बढ़ा दी। तो ये आपको सोचना है कि पेलोड भी कैसे होने चाहिए। बटन वाला अगर पेलोड होता, इम्पैक्ट कम हो जाता, वो लो में चला जाता। अब ये जो लिंक है ना, मैं किसी को भी लिंक शेयर करूंगा लॉगिन वाला, उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, बस ये लिंक कॉपी करके किसी को पेस्ट करके भेजूंगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा, बूम, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसकी इम्पैक्ट बढ़ गया, सीवियरिटी एकदम से बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है उस समय पर। क्लियर हो गया इतना? अब मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आप लोग बताना। हम लोगों को एक एक्सेस मिलता है एक लॉगिन पेज पे, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, जैसे ये मिला है ना, बिल्कुल सेम सिनेरियो, एक लॉगिन पेज पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिलता है, ठीक है। और एक एक्सेस मिलता है पोस्ट ऑथेंटिकेशन। लॉगिन करने के बाद एक नॉर्मल पेज पे, इसके लॉगिन करने का जो भी पेज आएगा उस पर एक्सेस मिलता है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस नॉर्मल। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा? उस केस में हमारे पे कुकी है, ये याद रखना, जब हम लॉगिन कर रहे हैं उस केस में हमारे पास कुकीज़ हैं। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा? अभी तो कुछ है ही नहीं भाई, अभी कुछ डाला ही नहीं है ना, कुकीज़ है, तो चोरी क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट कोड से करोगे क्या? तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, प्री वाला या पोस्ट वाला? तो जिन लोगों ने ये सोचा पोस्ट वाला, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। तो प्री वाला ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, पोस्ट में ये बिल्कुल सही बात है कि पोस्ट में हमारे पे कुकी का ऑप्शन रहता है, हम कुकी चोरी कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्री में क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड डाल सकता हूँ। मैं यहाँ की लॉगर डाल सकता हूँ, मैं यहाँ की लॉगर लिख दिया जावास्क्रिप्ट का, तो वो जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। ये इसलिए सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ाता है। यूज़र नेम पासवर्ड ज़्यादा खतरनाक होते हैं कुकीज़ से। कुकीज़ एक टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड सेम रहते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड अगर किसी का मेरे हाथ लग गया तो मेरा काम डन हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मैं इसको ओपन रीडायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं जैसे ही किसी को लिंक भेजूंगा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ window.href इक्वल्स टू google.com, तो ये google.com पे ले जाएगा उसको। जैसे ये खुलेगा ना वेब पेज, ये उसको google.com पे रिडायरेक्ट, या किसी भी अपने हैकिंग की कोई वेबसाइट पे ले जा सकता है। तो ये ओपन रिडायरेक्शन हो सकता है। या मैं इसको किसी फिशिंग वेबसाइट पे ले जा सकता हूँ, सेम बिल्कुल ऐसी बनी हुई एक वेबसाइट पे इसको बोल सकता हूँ रिडायरेक्ट कर दो यूज़र को। तो यूज़र जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो हम फिशिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं की लॉगर भी ना डालूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोड इंजेक्ट कर सकता हूँ कि जैसे ही कोई लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड एक्चुअली में ओरिजिनल वेबसाइट पर जाने की जगह हैकर को सेंड हो जाए। ये भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, इसकी जो इम्पैक्ट सीवीआईटी वो ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए काफ़ी बार जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं सीवीई असाइन करते हुए, लेकिन मेरा वाला एक्सेप्ट हो गया।
अच्छी बात ये थी क्योंकि लॉगिन पेज पे मिला था इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उस पर मैं ओपन रिडायरेक्शन कर सकते हो, फिशिंग पेज पे भेज सकते हो, की लॉगर लगा सकते हो, यूज़र नेम पासवर्ड डायरेक्ट हैकर को भेज सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को इस चैनल पे और इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू dtce.com/support, और वहाँ जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।